नमस्कार, यूपी स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है आज। तो सदन में आज अग्निशमन और आपात सेवा विधेयक 2022 को पेश किया जाएगा। तो वहीं कैबिनेट ने 16 नवंबर 2022 को अध्यादेश को भी मंजूरी दे दी थी। तो कल कैबिनेट मीटिंग में विधानमंडल सत्र में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी। तो भवनों में आग से सुरक्षा के लिए अग्निरोधी व्यवस्था लगाना अनिवार्य होगा। तो आज 2 विधेयक और पास हो सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। तो आज सदन में अग्निशमन और आपात सेवा विधेयक 2022 को पेश किया जा सकता है। तो कैबिनेट ने 16 नवंबर 2022 को अध्यादेश को मंजूरी दे दी थी और अब ये विधेयक लाया जा रहा है। तो कल कैबिनेट मीटिंग में विधानमंडल सत्र में प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई थी। तो भवनों में आग से सुरक्षा के लिए अग्निरोधी व्यवस्था लाना जरूरी हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। तो सदन में आज अग्निशमन और आपात सेवा विधेयक 2022 पेश किया जाएगा। वहीं पर कैबिनेट ने 16 नवंबर 2022 को अध्यादेश को मंजूरी दे दी थी। कल कैबिनेट मीटिंग हुई और कैबिनेट मीटिंग में विधानमंडल सत्र में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी। तो भवनों में आग से सुरक्षा के लिए अग्निरोधी व्यवस्था लगाना अनिवार्य हो जाएगा इसके बाद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है। तो सदन में आज अग्निशमन और आपात सेवा विधेयक 2022 को पेश किया जाएगा। तो कैबिनेट ने 16 नवंबर 2022 को इसको लेकर अध्यादेश को मंजूरी दे दी थी और अब ये विधेयक पेश किया जाएगा। तो कल कैबिनेट मीटिंग में विधानमंडल सत्र में इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई थी। तो अब भवनों में आग से सुरक्षा के लिए अग्निरोधी व्यवस्था लगाना जरूरी हो जाएगा इसके बाद। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है। सदन में आज अग्निशमन और आपात सेवा विधेयक 2022 को पेश किया जाएगा। तो कैबिनेट ने 16 नवंबर 2022 को इस अध्यादेश को लेकर मंजूरी दे दी थी और अब ये विधेयक लाया जाएगा, सदन में पेश किया जाएगा। तो कल कैबिनेट मीटिंग में भी विधानमंडल सत्र में प्रस्ताव को इसको लेकर मंजूरी दे दी गई थी और अब भवनों में आग से सुरक्षा के लिए अग्निरोधी व्यवस्था लगाना जरूरी हो जाएगा। तो यानी आग से सुरक्षा के लिए व्यवस्थाएं की जा रही है। तो भवनों में भी अब आग से सुरक्षा के लिए अग्निरोधी व्यवस्था लगाना जरूरी हो जाएगा। तो इसी को लेकर आज चर्चा भी होगी। तो ये विधेयक लाया जाएगा। तो आज 2 विधेयक और लाए जाएंगे। तो विधानसभा सत्र के दौरान दूसरा दिन है, क्योंकि आज तो सदन में आज अग्निशमन और आपात सेवा विधेयक 2022 को पेश किया जाएगा। तो कैबिनेट ने 16 नवंबर 2022 को इसी अध्यादेश को मंजूरी दे दी थी और कल कैबिनेट मीटिंग भी हुई। तो कैबिनेट मीटिंग में विधानमंडल सत्र में प्रस्ताव को इसको लेकर मंजूरी दे दी गई थी और इसके बाद आज ये विधेयक पेश किए जाएंगे और इसके बाद जो है भवनों में आग से सुरक्षा के लिए अग्निरोधी व्यवस्था लगाना जरूरी हो जाएगा। तो कल भी कैबिनेट मीटिंग हुई थी, विधानमंडल सत्र में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी और अब से भवनों में आग से सुरक्षा के लिए अग्निरोधी व्यवस्था लगाना जरूरी हो जाएगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शिवम सोनी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। तो शिवम, आज दूसरा दिन है विधानसभा सत्र का और आज कहा जा रहा है कि अग्निशमन और आपात सेवा विधेयक 2022 पेश किया जाएगा। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल बबीता, उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। 3 दिन तक ये शीतकालीन सत्र चलेगा, यानी कि कल चला, कल अनुपूरक बजट पेश हुआ, आज दूसरा दिन है। कल विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन होगा और कल ये विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण क्या है इस विधानसभा के सत्र में? अनुपूरक बजट, जो कि कल पेश हो गया है। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आज अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक 2022 को हरी झंडी विधानसभा में दी जाएगी। ये विधेयक बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। जिस तरह से इस विधेयक से जो हादसे हैं उन पर रोक
लगाई जा सकेगी, जो आग को लेकर जो आए दिन हादसे सामने आते हैं उस पर भी रोक लगाई जा सकेगी। अनुपूरक बजट पर आज चर्चा होनी है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज इस विधानसभा के इस सत्र में, शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी मौजूद रहेंगे और अनुपूरक बजट पर भी बबीता चर्चा करेंगे। इसके साथ ही कल पहला दिन था, लेकिन कल उत्तर प्रदेश की 2 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना था, इसलिए नेता प्रतिपक्ष और करहल विधायक अखिलेश यादव नहीं पहुंच पाए थे। उम्मीद यह भी जताई जा रही है कि आज अखिलेश यादव के भी पहुंचने के आसार हैं, जो विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शामिल होंगे। बबीता, विपक्ष ने लगातार सवाल उठाया है कि विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र क्यों? सरकार चर्चा से बचना चाहती है, इसलिए 3 दिन का ये सत्र आहूत किया गया है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। वहीं विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है सरकार को घेरने की। सदन में किस तरह से यूपी सरकार को घेरना है, तमाम सारे मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, महिला सुरक्षा हो, बढ़ते अपराध हो, इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष लगातार सदन में सरकार को घेरेगा। और ऐसे में अखिलेश यादव की अगर एंट्री या सदन में होती है तो वाकई में नजारा सदन का ज्यादा ही गर्मीला दिखाई दे और सकता है। काफी हंगामेदार। बिल्कुल शिवम, आपने बिल्कुल सही कहा है। शिवम, आगे चर्चा जरूर करेंगे इस पर, लेकिन सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि अग्निशमन और आपात सेवा विधेयक की बात हो रही है 2022, क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है? देखिए, अग्निशमन एवं आपात विधेयक 2022 आज विधानसभा से इसको हरी झंडी दे दी जाएगी। और इसमें सबसे खास ये बात है कि फायर सेफ्टी को लेकर, फायर सेफ्टी, फायर के मानक, हमने देखा किस तरह से उत्तर प्रदेश के कई मॉल्स में फायर सेफ्टी नहीं है, हादसों का शिकार अक्सर बिल्डिंग हो जाती हैं, इमारतें हो जाती हैं और बिना फायर सेफ्टी के उनको बना दिया जाता है, उनका निर्माण बबीता करा दिया जाता है। इन तमाम मानकों को ध्यान में रखकर जो भी ऊंची इमारतें बनेंगी, जो भी भवन निर्माण होगा, उनको इन मानकों को ध्यान में रखकर एक कानून बनाया जाएगा कि इन मानकों का पालन बेहद जरूरी है, इससे आने वाले समय में कोई हादसा ना हो। यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को लेकर बेहद ही संवेदनशील हैं और सरकार नहीं चाहती कि किसी भी बेगुनाह की जान इस तरह के हादसों में जाए। और यही एक वजह महत्वपूर्ण बबीता कि इस विधेयक को लाना ज्यादा जरूरी कहा जा रहा है। ठीक है शिवम, जानना चाहेंगे क्योंकि कल का दिन भी काफी हंगामेदार रहा था, क्योंकि आज आप जिस तरह से आपने जानकारी दी अखिलेश यादव भी आ सकते हैं सदन में, तो कितना ज्यादा हंगामेदारी से बताया जा रहा है और कौन कौन से और विधेयक है जिन्हें पास किया जा सकता है आज? देखिए, आज अग्निशमन एवं आपात विधेयक सबसे महत्वपूर्ण है। हंगामे के आसार हैं बबीता। हंगामे के आसार इसलिए हैं क्योंकि कल जो तीन सीटों पर उपचुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, मैनपुरी की लोकसभा सीट और रामपुर और खतौली की विधानसभा सीट, यहां पर समाजवादी पार्टी ने शिकायत की थी चुनाव आयोग से कि मतदाताओं को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, मतदाताओं को रोका जा रहा है वोटिंग के लिए। उन्हें एक खबर तो यह भी आई थी मैनपुरी से बबीता कि मतदाता जब पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो उनके साथ मारपीट मतदाताओं से की गई। धर्मेंद्र सिंह यादव हैं समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने चुनाव आयोग को एक लेटर लिख के पूरे मामले का संज्ञान भी दिलवाया था। इस पूरे मामले में चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की गई। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर डिंपल यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधा सरकार पर प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप उन्होंने लगाया। तो इस मामले को लेकर भी विपक्ष सदन में सरकार को घेर सकता है कि आखिरकार अपने दुरुपयोग आप करते हैं लोकतंत्र के महापर्व में प्रशासन का। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो विधानसभा में गरमा सकता है। इसके साथ ही विपक्ष लगातार घेर रहा है बबीता, चाहे बेरोजगारी का बात हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, बढ़ते अपराधों की बात हो, तो सदन में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और ये 3 दिन का जो समय है, विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि कम से कम 7-8 दिन का तो शीतकालीन सत्र को रखा जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं लोकसभा का सत्र भी आयोजित होने वाला है, काफी लंबे समय तक चलेगा शीतकालीन सत्र संसद का। तो ये भी मांग थी कि विधानसभा का, यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 3 दिन का ना होकर इसे तकरीबन 10 से 12 या 15 दिन का रखा जाना चाहिए, लेकिन 3 दिन का सत्र रखा। सरकार की बबीता दलील ये है कि 3 दिन पर्याप्त होते हैं बातचीत के लिए, विपक्ष को सदन में बातचीत नहीं करनी, इसको बेबुनियादी मुद्दे उठाने, इसलिए इस तरह की बात सामने आ रही है कि आपने 3 दिन का सत्र रखा बबीता। तो शिवम, क्या कहा जा रहा है, क्योंकि विपक्ष काफी तैयार दिख रहा है, सरकार कितनी तैयार दिख रही है इसको लेकर? क्योंकि विपक्षियों की तरफ से लगातार, जिस तरह से आपने भी जानकारी दी थी कि लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है कि उनके सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा है, कितने सवाल आज पूछे जाएंगे और साथ ही सरकार कितनी तैयार दिख रही है इसको लेकर? देखिए, विपक्ष के पास सवालों की बबीता एक लंबी फहरिस्त है। तमाम सवाल पूछे जाएंगे। 2017 में जब पहली बार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी, बीजेपी की सरकार बनी थी, सत्ता पर काबिज हुई थी, तब से लेकर और 2022 तक सवालों की लंबी फहरिस्त है। और एक सबसे दिलचस्प बात मैं आपको बता दूं, विपक्ष की संख्या अच्छी खासी है विधानसभा में। जब 2017 में अखिलेश यादव की, हालांकि बहुमत उनका कम था, उनका जो विधायकों का आंकड़ा कम था, लेकिन अब समाजवादी की पार्टी के विधायक अच्छी खासी तादाद में है उत्तर प्रदेश में।
तो सरकार को घेरने की रणनीति पूरी है। तो वहीं सरकार ने भी अच्छी खासी तैयारी कर रखी है। सरकार बताएगी अपने कामों को सदन में, अपने कामों को गिनाएगी। सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जब विपक्ष सवाल उठाता है तो करारा जवाब दिया जाता है। योगी मॉडल उत्तर प्रदेश में खासा चल रहा है। किस तरह से माफियाओं के ऊपर छाती पर चढ़कर माफियाओं को रौंद दिया योगी मॉडल ने, उनके अवैध ठिकानों को रौंद दिया बुलडोजर ने। तो ये बात भी सरकार गिनाएगी अपने उत्तर प्रदेश में जिन जिन जो काम किए हैं, जिस तरह से माफिया की कमर तोड़ने की बात हो, अपराध पर लगाम लगाने की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर भी सरकार अपने कामों को गिनाएगी। बबीता, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। तो सदन में आज अग्निशमन और आपात जो है सुरक्षा को लेकर आज पूरा विधेयक पेश किया जाएगा। इसको लेकर कैबिनेट बैठक भी हुई थी। तो सदन में आज आपात सेवा विधेयक 2022 पेश हो सकता है। तो आज ही के दिन साल 1992 को बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 6 दिसंबर यानी कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी को देखते हुए हाई अलर्ट की घोषणा भी कर दी गई थी। तो कड़ी सुरक्षा के बीच ड्रोन से निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। साथ ही रामनगरी में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति पर भी नजर रखी जा रही है। पैनी नजर, यानी कि आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कितने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। होटल और धर्मशालाओं की भी चेकिंग की जा रही है। पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। तो अयोध्या से आपको ये खबर बता रहे, जहां पर बाबरी मस्जिद विध्वंस की 30वीं बरसी है आज। तो बरसी पर अयोध्या में हाई अलर्ट जारी किया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। तस्वीरें आपको वहीं की दिखा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितना ज्यादा सुरक्षा के कड़े पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो हर एक गाड़ी की चेकिंग हो रही है, हर एक होटल की चेकिंग की जा रही है, हर एक धर्मशालाओं की चेकिंग की जा रही है। हर एक व्यक्ति पर पैनी नजर पुलिस ने बनाई हुई है, क्योंकि आज ही के दिन साल 1992 को बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 6 दिसंबर यानी कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी को देखते हुए अब हाई अलर्ट जारी करने का घोषणा कर दी गई थी। तो हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच में ड्रोन से भी, यानी कि पुलिस को तो तैनात किया ही हुआ है, तो साथ ही साथ ड्रोन से भी अब निगरानी रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। साथ ही रामनगरी में प्रवेश करने वाले हर एक व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। तो होटल हो या फिर धर्मशाला, सभी की चेकिंग की जा रही है। वहीं पर आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरह से पुलिस बल को तैनात किया गया है। हर एक गाड़ी की तलाशी ली जा रही है, हर एक गाड़ी में नजर रखी जा रही है। किस तरह से चेकिंग अभियान भी जोरों शोरों से चलाया जा रहा है, वो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। होटल हो या फिर धर्मशाला, सभी की चेकिंग की जा रही है। तो पूरे जिले में धारा 144 भी आज लागू कर दी गई है। तो किसी भी तरह की अराजकता ना हो, इसके लिए पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। तो आज ही के दिन साल 1992 को बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। तो आज ही का वो दिन था जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 6 दिसंबर यानी कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की आज बरसी है। तो उसी को देखते हुए हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभिनव, क्योंकि तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं वहां पर, किस तरह की सुरक्षा? जी बिल्कुल, आपको बताते हैं कि आज 30वीं बरसी मनाई जा रही है और जो विवादित ढांचा था जिसको टूटकर आज लगभग 30 वर्ष हो चुके हैं और उसी के बीच लगभग जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। तो अभिनव, क्योंकि हम देख पा रहे हैं एक एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही है, हर एक इंसान पर नजर रखी जा रही है, पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पर? बिल्कुल, आपको बता दें कि लगभग अयोध्या के जितने एंट्री पॉइंट्स हैं सभी पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। तो सबसे ज्यादा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कहाँ किए गए हैं अयोध्या में, अगर बात कर ली जाए तो किन इलाकों में किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अयोध्या के जो राम जन्मभूमि का मुख्य मार्ग है वहाँ पे कर दिया गया है और अयोध्या में जो घुसने जो अंदर प्रवेश करने का जो मुख्य मार्ग है वहाँ पर
लगभग सुरक्षा के। तो आज ही के दिन साल 1992 को बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 6 दिसंबर यानी कि आज ही के दिन बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया था। तो आज उसकी बरसी है, तो उसको देखते हुए पूरे यूपी में हाई अलर्ट जारी किया गया है, खासकर अयोध्या में। तो तस्वीरें आपको अयोध्या की दिखा रहे हैं। हाई अलर्ट जारी किया गया है, धारा 144 लागू कर दी गई है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। तो तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं किस तरह से पुलिस को तैनात किया गया है। हर एक व्यक्ति की तलाशी ली जा रही है, हर एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। जो अन्य राज्यों से भी गाड़ी आ रही है उनकी भी तलाशी की जा रही है। कुछ भी अराजकता ना हो उसको लेकर भी पुलिस भी हाई अलर्ट मोड पर है। तो अभिनव, क्योंकि हम लोग तस्वीरें भी देख रहे हैं, एक एक गाड़ी की चेकिंग हो रही है, ड्रोन से भी इस बार कहा जा रहा है निगरानी रखी जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये किरदार जो नए कप्तान मुनिराज उनका आते ही लगभग बड़ी चुनौती उनको मिली हुई है। क्योंकि अभिनव आपके आसपास हम देख पा रहे हैं पुलिस भी खड़ी है, आप एक बार उनसे बात कीजिए, कितनी बड़ी चुनौती आज के दिन उनके लिए है। जी भाई साहब, ये बताइए आपके सबसे कितने जो ये चुनौती मिली हुई है, कितने पॉइंट पे जो लगाए गए हैं, कितने टोटल कितने पॉइंट ये बता दीजिए। इस पॉइंट पे 10 लोग हैं, जिस पर 10 लोग हैं। और कौन कौन सी गाड़ियाँ चेक हो रही हैं, कौन सी चेक नहीं हो रही? गाड़ी यहाँ नो एंट्री है, जैसे 4 व्हीलर है, बड़ी गाड़ी है, सब कुछ मना है। सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाकों की बात कीजिए अभिनव, सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाकों में कितना सुरक्षा बल को तैनात किया गया है? पैदल यात्री और बाइक से जाने जी जी, ये बताइए कि जो यह संवेदनशील इलाकों में वहाँ पे किस तरह की चेकिंग वहाँ चल रही है? हर जगह चल रही है, क्योंकि यहाँ चल रही है। सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाके कौन से हैं? सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाका कौन सा है? जी बिल्कुल, जो हम खड़े हैं जी बिल्कुल, जो आपको बताते कि यही सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाका यही पे है। जी अभिनव, बिल्कुल देख पा रहे हैं, क्योंकि तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं धारा 144 भी लागू की गई है। और क्या कुछ निर्देशित किया गया है पुलिस को? पूरे अयोध्या जनपद में लगभग धारा 144 लागू कर दी गई है। किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, लोगों के अंदर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल आपको बताते कि हर जगह चेकिंग चलाए जा रहे हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो आज ही के दिन साल 1992 को बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 6 दिसंबर यानी कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी को देखते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। काफी बड़ी चुनौती आज पुलिस के लिए भी है। जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बात की है पुलिस वालों से, वो भी कह रहे थे काफी ज्यादा चुनौती उनके सामने है। तो हर एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही है, हर एक व्यक्ति की चेकिंग की जा रही है। तो वहीं पर आज अयोध्या में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। तो खबर मैनपुरी से, जहां पर मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव संपन्न होने के बाद देर रात आगरा रोड स्थित नवीन गल्ला मंडी में जो है ईवीएम मशीनों को सुरक्षित स्टोर रूम में रखा गया है। तो ईवीएम मशीनों में लोकसभा के 6 प्रत्याशियों की किस्मत भी कैद हो गई है। तो बता दें कि स्टोर रूम के आसपास कड़ी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो स्टोर रूम के पास सीआरपीएफ के जवानों की भी तैनाती की गई है। तो वहीं 8 तारीख को उपचुनाव के परिणाम भी घोषित हो जाएंगे। तो मैनपुरी से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जो है संपन्न हुआ है, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो चुका है। लेकिन अभी भी ईवीएम में प्रत्याशियों की जो किस्मत कैद हुई है। तो ईवीएम के बाहर जो स्टोर रूम है वहां पर स्टोर रूम में ईवीएम को रखा गया है। तो वहां पर कड़ी सुरक्षा भी तैनात कर दी गई है। तो ईवीएम मशीनों में लोकसभा के 6 प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो गई है। तो बता दें कि स्टोर रूम के आसपास कड़ी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो स्टोर रूम के पास जो है सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है। तो वहीं 8 तारीख को उपचुनाव के परिणाम घोषित हो जाएंगे। तो मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव संपन्न होने के बाद देर रात आगरा रोड स्थित नवीन गल्ला मंडी में ईवीएम मशीनों को सुरक्षित स्टोर रूम में रख दिया गया है। तो उसके आसपास भी पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो सीआरपीएफ को की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। तो हर एक घटना पर नजर रखी जा रही है, हर एक मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है।
तो खबर मथुरा से है, जहां पर मथुरा एसएसपी ने कृष्ण जन्मभूमि और ईद जन्मभूमि का जायजा लिया है। तो हिंदू महासभा के 40वां पाठ करने के ऐलान को लेकर जायजा लिया गया है। तो पुलिस ने सुबह से ही 8 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। तो ड्रोन कैमरे से पूरे क्षेत्र की निगरानी रखी जा रही है। तो जनपद में धारा 144 लागू कर दी गई है। तो सोशल मीडिया पर भी पूरी तरीके से पुलिस ने नजर रखी हुई है। तो अफवाह फैलाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो सोशल मीडिया पर किसी तरह की अफवाह ना फैले, उसको लेकर भी पुलिस ने अपनी नजरें बनाई हुई है कि कोई भी किसी तरह का पोस्ट ना डाले, कोई भी अफवाह ना फैलाई जाए, अराजकता फैलाई ना जाए। इसके लिए भी कहा गया है कि जो भी अराजकता फैलाएगा उस पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कराई जा रही है मल्टीपल लेयर में हमारी सिक्योरिटी सुपर जोन्स और सेक्टर्स में डिवाइड करके हमारी पूरी डिप्लॉयमेंट है, जैसे पुलिस, पीएससी, ट्रैफिक की डिप्लॉयमेंट, साथ ही साथ सादे वस्त्रों में हमारी इंटेलिजेंस की टीम लगी हुई है। धारा 144 जनपद में ऑलरेडी इन्फोर्स्ड है। किसी भी तरह के ऐसे कार्यक्रम जिनकी अनुमति नहीं होने दी जाएगी। कुछ लोग भ्रामक सूचनाएं सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं। मैं अवगत कराना चाहूँगा कि ऐसे मैसेजेस, ऐसे ट्वीट्स को हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और जो भी भ्रामक सूचनाएं फैला रहे हैं। तो वही मोतिहारी में एक दिव्यांग नाबालिग बच्ची के सामूहिक दुष्कर्म का मामला भी ठंडा तक नहीं हुआ था कि एक दूसरी घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। एक के बाद एक गंभीर घटनाओं को अंजाम देकर अपराधी पुलिस को खुली चुनौतियां दे रहा है। तो कल नाबालिग के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की गुत्थी को पुलिस सुलझा भी नहीं पाई थी कि आज नाबालिग के साथ रेप कर, गला रेत कर हत्या करने का मामला भी सामने आया है। तो दोनों ही घटना संग्रामपुर थाना क्षेत्र में घटी है। तो एक ही दिन पहले से गायब नाबालिग का शव आज दूसरे दिन बांसवाड़ी में ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने बरामद कर लिया है। तो आपको बता दें कि नाबालिग घर से मवेशियों के लिए घास काटने गई थी। तो गायब होने के बाद परिजनों ने काफी खोजबीन की, तो जिसके बाद परिजनों ने संग्रामपुर थाना में अपहरण का मामला दर्ज कराने के लिए आवेदन भी डाला था। तो लेकिन थाना पुलिस ने आवेदन लेने से ही इनकार कर दिया था। तो 2 दिनों से गायब राजन नंदनी का शव आज दरियापुर पंचायत के पंच भिड़वा बांसवाड़ी से मिला है। तो मामले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। तो वही लाख प्रयासों के बावजूद भी जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही है। तो चिकित्सकों की मनमानी के चलते लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। महिला अस्पताल का ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें बिंदकी कोतवाली के दरवेशाबाद की एक महिला को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती तो करा लिया गया, लेकिन फिर चिकित्सक ने तकनीकी समस्या बताकर कानपुर ले जाने की सलाह दे दी। तो लाख आरजू मिन्नतें करने के बाद भी उसे अस्पताल से भगा दिया गया, जिसके चलते महिला ने फुटपाथ पर ही एक बच्ची को जन्म दे दिया। तो फिलहाल मां बेटी दोनों ही स्वस्थ बताई जा रही है, लेकिन जिस तरह से आम लोगों के साथ अस्पताल का रवैया गैर जिम्मेदाराना है, तो उसके किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो अस्पतालों की चरमराती हुई व्यवस्था आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, किस तरह से अस्पताल प्रशासन की लापरवाहियां एक के बाद एक सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शीतकालीन सत्र की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शीतकालीन सत्र की कार्रवाई स्थगित हो गई है। तो समाजवादी पार्टी विधायकों के हंगामे की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया है। तो 15 मिनट के लिए सदन की पूरी कार्रवाई को रोक दिया गया है। तो आज ही शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन था। तो अनुपूरक बजट पर भी आज चर्चा होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही इसे स्थगित कर दिया गया है। कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने हंगामा किया, जिसके बाद अब 15 मिनट के लिए कार्रवाई को रोक दिया गया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राहुल जुड़ गए हमारे साथ। तो राहुल, क्योंकि शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन था, चर्चाएं काफी होने वाली थी विधेयकों को लेकर, लेकिन उससे पहले ही स्थगित हो गई है कार्रवाई।
जी बिल्कुल, आज का दिन इसलिए भी खास महत्वपूर्ण था कि अग्निशमन विभाग से संबंधित और जो अग्निकांडों की घटनाएं उत्तर प्रदेश में होती हैं उसको लेकर जो विधेयक है उस विधेयक में भी संशोधन पर आज संशोधन क्या एक बिल कैबिनेट ने कल पास किया था। उस बिल पर भी आज सदन में चर्चा होनी थी। उसके अलावा अनुपूरक बजट के दौरान भी चर्चा होनी थी। लेकिन आज जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने उपचुनाव में हुई गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया और उन्होंने मांग की कि इस पूरे के पूरे उपचुनाव की जो कार्रवाई है उसमें दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। इसी मांग को लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों और सपा विधायकों के बीच खासी नोकझोंक हुई। और बबीता, आज का दिन इसलिए भी शीतकालीन सत्र का महत्वपूर्ण था कि न सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ सत्र की कार्रवाई में मौजूद थे, बल्कि आज मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सत्र में मौजूद थे और दोनों की मौजूदगी में ही ये जमकर हंगामा हुआ है। 15 मिनट के लिए कार्रवाई को रोक दिया गया है। जी पूजा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।